नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले व्याख्यानों में मैंने आपके साथ गोखले पर चर्चा की और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको गोखले के शिक्षा संबंधी विचार, साथ ही साथ भारतीय समाज को उनका योगदान और उनके लिए जो आलोचनाएं की जाती हैं उनके संबंध में बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले गोखले के शिक्षा संबंधी विचारों से। गोखले ने शिक्षा को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। वे अशिक्षा को समस्त सामाजिक बुराइयों का मूल कारण मानते थे। उनका मत था कि शिक्षा के अभाव में किसी प्रकार का सुधार या प्रगति संभव नहीं हो सकती। उन्होंने शिक्षा को जन कल्याण का महत्वपूर्ण और प्रभावकारी उपाय माना। गोखले स्वयं एक शिक्षक थे और उन्होंने 20 वर्षों तक दक्षिण एजुकेशन सोसाइटी में अध्यापन का कार्य किया था। वे शिक्षा के विस्तार को राष्ट्रीय कर्तव्य मानते थे। उनके मत में शिक्षा प्रसार देश में जन जागृति लाएगा, जिससे अंधविश्वासों को दूर करने में सहायता मिलेगी। अमीरों द्वारा किए जा रहे गरीबों के शोषण पर में कमी आएगी तथा जीवन स्तर में भी सुधार होगा। गोखले के शिक्षा संबंधी विचारों को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। इसमें पहला बिंदु है अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। गोखले प्राथमिक स्तर तक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाए जाने के पक्ष में थे। 26 मार्च 1902 को लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने बजट भाषण में शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा था, प्रत्येक 10 में से 9 बच्चे अज्ञान के अंधकार में बड़े हो रहे हैं। 5 गांवों में से 4 ऐसे हैं जिनमें कोई विद्यालय नहीं है। ब्रिटिश सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता व्यक्त करते हुए गोखले का कहना था कि ब्रिटिश भारत के 5,50,000 गांवों में से 4/5 गांव में विद्यालय नहीं हैं। परिणाम स्वरूप इन गांवों के निवासियों के बच्चे आवश्यक शिक्षा सुविधाओं से वंचित हैं। 1911 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हेतु इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके द्वारा एक बिल प्रस्तुत किया गया, जो समर्थन के अभाव में पारित नहीं हो सका। गोखले के शिक्षा के संबंध में एक सुझाव यह भी था कि शिक्षा को प्रांतों का विषय न मानकर इसे केंद्रीय विषय में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि धन के अभाव में प्रांत शिक्षा का भार वहन करने की स्थिति में नहीं है। उनका मत था कि आरंभ में केवल बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया जाए तथा धीरे धीरे इनका विकास कर बालिकाओं को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त गोखले का पाश्चात्य शिक्षा में विश्वास था। भारत के विकास की दृष्टि से गोखले पाश्चात्य शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे। भारत की तत्कालीन दशा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को अत्यधिक उपयोगी माना। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा की उपयोगिता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की जो वर्तमान दशा है उसमें पाश्चात्य शिक्षा के लिए भारतीयों को प्रदान करने से अधिक यह महत्वपूर्ण है कि वे भारतीय मानस को पुराने विचारों की दास्ता से मुक्त करें। इसके अतिरिक्त गोखले तकनीकी शिक्षा के पक्षधर थे। गोखले ने भारत की प्रगति हेतु न केवल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया, वरन तकनीकी शिक्षा को भी महत्वपूर्ण माना। उनका मत था कि अंग्रेजी और भारतीय विशेषज्ञों को मिलाकर एक आयोग का गठन किया जाए, जो भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास में सहायता प्रदान कर सके। इसके अतिरिक्त गोखले विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के भी पक्षधर थे। गोखले ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का प्रबल समर्थन किया। यही कारण था कि उन्होंने विश्वविद्यालयों पर सरकार की ओर से हो रहे हस्तक्षेप का विरोध किया। उदाहरणार्थ, दिसंबर 1903 में प्रस्तुत भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का विरोध गोखले ने इस कारण किया था कि उक्त विधेयक विश्वविद्यालयों में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार का नियंत्रण विद्यालयों पर बढ़ जाएगा तथा इससे उनकी स्वायत्तता प्रभावित होगी। तो ये थे बच्चों गोखले के शिक्षा संबंधी विचार। अब हम आते हैं गोखले के मूल्यांकन पर, अर्थात उनकी कमियों और उनके योगदान पर। गोखले उदारवादी राजनीतिज्ञ के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन
सभी विद्वानों की उनके राष्ट्रीय आंदोलन में स्थान के संबंध में एक राय नहीं है। उग्र विचारों वाले कुछ लोग उन्हें एक दुर्बल हृदय उदारवादी बताते हैं, जो जानबूझकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में साधन बनने को तैयार थे, तो दूसरे उन्हें छुपा हुआ राजद्रोही समझते हैं। गोखले के संबंध में दिए गए दोनों विचारों को ही उचित नहीं माना जा सकता। गोखले ने 30 वर्षों तक देश की सेवा की। उनके द्वारा व्यक्त आर्थिक और राजनीतिक विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे दुर्बल हृदय उदारवादी नहीं थे। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में उन्होंने स्वदेशी का पक्ष लिया। अपना लक्ष्य उन्होंने स्वशासन घोषित किया। भारत सरकार की कठिनाइयों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। बंगाल विभाजन की उन्होंने आलोचना की। ये सब बातें उनके दुर्बल हृदय उदारवादी होने की परिचायक नहीं हैं। इन सब के अतिरिक्त देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की। वस्तुतः अंग्रेज सरकार के विरुद्ध वे कोई बड़ा आंदोलन छेड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका संवैधानिक साधनों में विश्वास था, हिंसा और अव्यवस्था में नहीं। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात का भी ज्ञान था कि तत्कालीन भारतीय जनता राजनीतिक रूप से जागृत नहीं है और न ही उसमें इतनी शक्ति है कि वह बलपूर्वक अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर सके। गोखले के संबंध में श्री मोतीलाल नेहरू ने उचित ही लिखा है कि गोखले स्वशासन के एक महान देवदूत थे, जिन्होंने ब्रिटिश नौकरशाही के अत्याचारों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के आंदोलन का समर्थन किया। ऐसे सच्चे और निर्भीक राष्ट्रवादी नेता को दुर्बल हृदय उदारवादी के नाम से पुकारना उचित नहीं होगा। गोखले अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता के समर्थक थे। अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में उन्हें विश्वास था। ब्रिटिश शासन को वे भारत के लिए वरदान मानते थे। इस आधार पर उन्हें छिपा हुआ राजद्रोही कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने सदैव ब्रिटिश नौकरशाही के अत्याचारों का विरोध किया। भारतीय जनता की राजनीतिक व आर्थिक आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु वे सतत प्रयत्नशील रहे। इस संबंध में उनके ये शब्द उल्लेखनीय हैं: जो अंग्रेज ये समझता है कि भूतकाल की भांति भविष्य में भी भारत में बहुत अधिक शासन किया जा सकता है, तथा जो भारतीय यह समझता है कि हमें इस साम्राज्य से बाहर निकलकर अपना मार्ग बनाना चाहिए, दोनों ही विद्यमान परिस्थितियों की वास्तविकताओं को अपर्याप्त ढंग से ही समझते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के शब्दों में कहा जा सकता है कि गोखले वास्तव में न तो दुर्बल हृदय उदारवादी थे, न छिपे हुए राजद्रोही। वे तो जनता और सरकार के बीच एक सच्चे मध्यस्थ थे। वे जनता की आवश्यकताएं, इच्छाएं सरकार को बताते थे और सरकार की कठिनाइयों को जनता के समक्ष रखते थे। गोखले के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी विचारों से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समय की हर समस्या पर उनकी दृष्टि थी। उनके द्वारा देश को दी गई सेवाएं और उनके कार्य सदैव स्मरणीय रहेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय समाज को गोखले का योगदान महत्वपूर्ण था। इस योगदान को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला, उदारवादी परंपरा के महान विचारक। गोखले का योगदान उदारवादी परंपरा के विचारक के रूप में महत्वपूर्ण है। एक उदारवादी विचारक के रूप में वे हमें परंपरा दे गए, एक ऐसी परंपरा जो हमसे यह मांग करती है कि हम राज्य की अथवा किसी पद्धति की बलि वेदी पर व्यक्ति की बलि न चढ़ाएं, बल्कि व्यक्ति की, उसके अधिकारों की रक्षा करें और उसे पवित्र समझें। इससे हमारे आचरण का औचित्य सिद्ध होता है। मिल की भांति गोखले ने भी मानवीय विकास के लिए स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना। गोखले एक उदारवादी नेता के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। इसके अतिरिक्त गोखले एक महान देशभक्त भी थे। गोखले ने जीवन पर्यंत कांग्रेस, समाज व राष्ट्र की सेवा की। देश के लिए उनका त्याग और भक्ति अनुकरणीय है। महात्मा गांधी ने उनकी देशभक्ति का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस संत राजनीतिज्ञ के अंतिम समय में मैं उनके साथ रहा। मैंने कभी उन्हें अहंकार से ग्रस्त नहीं पाया।
यदि वह देश को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते थे तो उनका उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ उठाना नहीं था। उन्होंने स्वयं में सभी गुण संजोए, इसलिए नहीं कि विश्व उनके गुणों का बखान करे, बल्कि इसलिए कि इससे देश को लाभ पहुँचे। केवल 75 रुपये मासिक में डंकन एजुकेशनल सोसाइटी की 20 वर्ष तक सेवा करने का संकल्प लेना भी गोखले की देशभक्ति का ही परिचायक है। अपनी देशभक्ति को प्रकट करते हुए 1905 में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय निर्माण काल में उन्नति के लिए हमारे देशवासियों को पर्याप्त गिनती में आगे आना चाहिए, और उन्होंने उसी भावना से राष्ट्रीय निर्माण के लिए कार्य भी करना चाहिए जिस भावना से वे धार्मिक कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीति के आध्यात्मिकरण में भी गोखले का योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने हमेशा राजनीति में नैतिक तत्वों को प्रधानता दी। उन्होंने सदैव सार्वजनिक जीवन के आध्यात्मिकरण हेतु कार्य किया। राजनीति के आध्यात्मिकरण से उनका तात्पर्य राजनीति में नैतिक तत्वों के समावेश से था। गोखले के आध्यात्मिकरण से प्रभावित होकर ही गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसके अतिरिक्त गोखले राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। 1885 से 1905 तक महत्वपूर्ण उदारवादियों में उनका नाम उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा और भारतीयों को एकता के सूत्र में आबद्ध करने में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। गोखले इस तथ्य से अवगत थे कि हिंदू समाज का छोटी छोटी जातियों में बटा होना हिंदू और मुसलमानों के मध्य मतभेद तथा अछूत वर्ग की शोचनीय स्थिति भारतीय राष्ट्रवाद के लिए घातक है। यही कारण था कि उन्होंने जाति पाति का विरोध किया तथा हिंदू मुसलमानों के मतभेद दूर करने का प्रयत्न किया। मोहम्मद अली जिन्ना गोखले के राष्ट्रीय एकता से संबंधित प्रयासों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने लिखा कि उनकी इच्छा एक मुस्लिम गोखले बनने की थी। आखिर में हम गांधी द्वारा कहे गए इन शब्दों से अपने इस व्याख्यान को समाप्त कर सकते हैं, जिसमें गांधी ने कहा था कि उनमें वह सब कुछ है जो मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता में चाहता था। मोती की तरह पवित्र, भेड़ की तरह विनम्र, शेर की तरह बहादुर और शूरवीर। राजनीतिक क्षेत्र में वो मेरे लिए अत्यंत पूर्ण मानव थे और रहेंगे। तो ये था बच्चों गोखले से संबंधित व्याख्यान। इसी के साथ ही गोखले से संबंधित ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में मैं आपको तिलक के संबंध में बताऊंगी। धन्यवाद।